हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे हिलबाउंड सीरीज के एक्सप्लेनेशन को, जो काफी यूनिक स्टोरी है। तो बिना देर के चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैफे में कुछ यंग लड़के लैपटॉप पे न्यू ट्रूथ नाम के ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन युन जुंगसू के वीडियो को देख रहे होते हैं, जहाँ यंग जुंगसू बता रहा होता है एक एंजल आके लोगों को उनके मरने का टाइम और डेट बताता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो नर्क में जाने वाले हैं। और जब उन लोगों के मरने का टाइम आता है तब नर्क के जल्लाद आके उस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। ये सब सुनकर उन यंग लड़कों को ये बात झूठ लगती है। तभी हम कैफे में एक इंसान को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था, जो टाइम देख के रोने लगता है। जैसे ही 1:20 हो जाते हैं वो इंसान शांत हो जाता है, जहाँ कैफे में सभी को कुछ हिलने और गिरने की आवाजें आती है। तभी हम वहाँ देखते हैं नर्क के जल्लाद उस इंसान को मारने आए होते हैं जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। वो इंसान डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो जल्लाद उसे पकड़कर बड़ी बहरे में से मार देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। जहाँ अब सभी लोग इस घटना के गवाह थे, लोग उस इंसिडेंट का वीडियो बना लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में दिन दहाड़े एक इंसान को मारे जाने के चलते सारे डिटेक्टिव्स की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ हम डिटेक्टिव जिन को देखते हैं जो चल रहे मीटिंग में बैठता है, जिसे न्यू ट्रूथ वालों से काफी नफरत होती है। उस मीटिंग में हमें न्यू ट्रूथ के बारे में पता चलता है कि न्यू ट्रूथ ऑर्गेनाइजेशन पिछले 12 साल से चल रही है, जिसका चेयरमैन यंग जुंगसू है, जो लोगों को कई सालों से वार्न कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आगे डिटेक्टिव जिन और उसका साथी उन पीओ को उनका चीफ इन्वेस्टिगेशन करने उस घटना हुई जगह पर भेजता है। उस जगह पहुंचने के बाद वो एक ऑफिसर से थोड़ी पूछताछ करते हैं और बाजू में ही चल रहे न्यू ट्रूथ के चेयरमैन यंग जुंगसू के प्रेजेंटेशन को देखते हैं, जहाँ यंग जुंगसू अपने सभी फॉलोअर्स को बताता है कि हमें ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और कोई पाप नहीं करने चाहिए। फिर वो कुछ वीडियो दिखाता है और बताता है कि कुछ लोगों की भविष्यवाणी सच में साबित हुई, जिन्होंने काफी पाप किए थे। जैसे कि उनमें से कोई मर्डरर था, किसी ने रेप किया था, जिन्हें नर्क के जल्लादों ने मार डाला। हम आगे देखते हैं कि लोगों ने हाल ही में हुए घटना को अपने आंखों से देखा होता है, इसलिए न्यू ट्रूथ से काफी लोग जुड़ जाते हैं। आगे ये सब खत्म होने के बाद डिटेक्टिव जिन और उसका साथी यंग जुंगसू से मिलते हैं, जहाँ डिटेक्टिव जिन अपने बेटी को देखता है जो न्यू ट्रूथ से जुड़ी थी, जिसे वहाँ देखकर वो शॉक हो जाता है और उसे वो वहाँ से जाने कहता है। आगे डिटेक्टिव जिन और उसका साथी यंग जुंगसू से पूछताछ करते हैं। यंग जुंगसू उन्हें बताता है कि उसने 20 साल की उम्र में ही मरने की ठान ली थी, पर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे मरा हुआ देखे। तब उसने ट्रैवल करके तिब्बत के एक पहाड़ी पर उन जल्लादों को देखा जो एक इंसान को मार रहे थे। यंग जुंगसू फिर बताता है कि उस दिन से वो ईश्वर के तलाश में कई जगह ट्रैवल करता रहा, जहाँ उसे ईश्वर की मर्जी समझ आई। तभी यंग जुंगसू डिटेक्टिव जिन से कहता है कि उसे उसके बेटी ने यानी हुई जियोंग ने बताया कि कैसे उसके वाइफ का मर्डर किया गया। जहाँ यंग जुंगसू उसे बोलता है कि वो कातिल अपनी सजा काटकर समाज में घूम रहा है, क्या आपको लगता है कि आपके साथ कोई इंसाफ हुआ है? ये सब बोलकर यंग जुंगसू वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव जिन घर पहुंचकर अपने बेटी से बात करता है, जहाँ हाई जियोंग उसे बताती है कि उसने सिर्फ न्यू ट्रूथ के कुछ लेक्चर अटेंड किए हैं, जो कोई उनके ग्रुप की लीडर नहीं है। ये सुनकर जिन वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव जिन को यंग जुंगसू की बातें याद आने लगती है, जहाँ वो कंप्यूटर पे अपने वाइफ के मर्डर केस को सर्च करता है। फिर यहाँ से हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे एक नशे में धुत इंसान ने गलती से उसके वाइफ का मर्डर कर दिया, जिसे पकड़ने के बाद और सजा पूरी होने के बाद उसे छोड़ दिया गया, जहाँ डिटेक्टिव जिन काफी रोने लगता है। अब यहाँ से कहानी पार्क जुंजा नाम के औरत पर आती है, जो अपने घर पर पहुंचती है, जहाँ उसके बच्चे उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ उसका बेटा वो वीडियो निकाल रहा था। तभी अचानक एक एंजल आके उसकी भविष्यवाणी बताता है कि ठीक 5 दिन बाद 3 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हारा नर्क जाना तय है। दूसरी तरफ हम एक स्कल मास्क वाले लाइव स्ट्रीमर को देखते हैं, जो एरोहेड को फॉलो करता है। एरोहेड यहाँ हमें एक ग्रुप दिखाया गया है जो लोग न्यू ट्रूथ को ही फॉलो करते हैं, जहाँ वो लोगों को ईश्वर की मर्जी बताकर मारा करते हैं। उस ग्रुप में ज्यादातर बच्चे ही शामिल होते हैं। खैर उस लाइव स्ट्रीम में वो इंसान न्यू ट्रूथ और मारे गए पापी लोगों को एक्सपोज करने का काम करता है, जिसके कहने पर एरोहेड वाले उस इंसान को पकड़कर पीट देते हैं। ऐसे ही एक नॉवेलिस्ट को पकड़कर एरोहेड वाले पीट देते हैं, जो उसे ईश्वर से माफी मांगने कहते हैं, जिसका लाइव स्ट्रीम वो इंसान सबको दिखाता है। आगे पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव जिन अपने साथी से पूछता है कि इतनी कॉल्स क्यों आ रही है। तब उसका साथी उसे बताता है कि उस लाइव स्ट्रीम में उस कल मास्क वाले इंसान ने सबको एक्सपोज कर दिया है। तब डिटेक्टिव जिन उसे एरोहेड के मेंबर के बारे में पूछता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो अरेस्ट हो गए हैं। फिर डिटेक्टिव जिन उसे उनसे पूछताछ करने भेज देता है। डिटेक्टिव जिन फिर नोवेलिस्ट से पूछताछ करने जाता है, जो अपना बयान देने पुलिस स्टेशन आया होता है, जिसके साथ हम एक लॉयर को भी देखते हैं जो सुडो लॉ फर्म से आई हुई थी, जिसका नाम मीन हाइजिन होता है। दूसरी तरफ जिन का साथी उन एरोहेड
एरोहेड के मेंबर से पूछताछ करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते। माइनर होने के चलते उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो आसानी से किसी को भी मारते थे। यहाँ से कहानी डायरेक्टली पार्क जुंजा पर फोकस होती है, जो सूडो लॉ फर्म में मिन हाइजिन से मिलती है और उसे वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि उसे नोटिस मिली है, जहाँ वो मिन हाइजिन को कहती है कि वो चेयरमैन यॉन जुनसू से मिली, जो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि पार्क जुंजा मिन हाइजिन को कहती है कि न्यू ट्रुथ वाले उसे 3 करोड़ देने वाले हैं उसके लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ब्रॉडकास्ट के लिए। उसे पता नहीं होता कि वो पैसे कहाँ और कैसे आएंगे, इसलिए वो मिन हाइजिन से मदद मांगने आई होती है। पार्क जुंजा मिन हाइजिन से कहती है कि अगर वो उस डिमॉन्स्ट्रेशन में सच में मर गई तो वो पैसे उसके बच्चों के भविष्य के लिए मिलने चाहिए, जहाँ वो मिन हाइजिन से रिक्वेस्ट करती है, पर मिन हाइजिन उसे मना करती है, जहाँ उसका साथी उसे समझाता है कि इस लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन में न्यू ट्रुथ वालों की ही बेइज्जती होगी और हमें इन सब मामले में बच्चों को नहीं डालना, इसलिए हमें पार्क जुंजा की मदद करनी चाहिए, जहाँ मिन हाइजिन मान जाती है। आगे मिन हाइजिन अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसकी मॉम सिगरेट पी रही होती है, जिसे पहले से ही कैंसर होता है। मिन हाइजिन उसे काफी डांटती है और कहती है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, जिसका कहने का मतलब था उन नर्क के जल्लाद और न्यू ट्रुथ वाले कैसे लोगों को भटका रहे हैं। अगले दिन डिटेक्टिव जिन, उसका साथी और मिन हाइजिन ये सब यॉन जुनसू से मिलने पार्क जुंजा के घर पहुंचते हैं, जहां मिन हाइजिन यॉन जुनसू से कहती है कि उन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट मंजूर है, लेकिन उन्हें उनकी शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी, जैसे कि अगर ब्रॉडकास्ट कैंसिल भी होता है तो उन्हें पार्क जुंजा को पैसे देने होंगे और पार्क जुंजा और उसके बच्चों की आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। ये सब शर्तें बताने और एग्री होने के बाद पार्क जुंजा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। यॉन्ग जुनसू पार्क जुंजा को उसने किए पाप के बारे में बार बार पूछता है, जिसे पार्क जुंजा कुछ नहीं बताती। आगे मीटिंग खत्म होने के बाद डिटेक्टिव जिन मिन हाइजिन से पूछता है कि उसने बच्चों के बारे में क्या सोचा है, जहाँ मिन हाइजिन उसे बताती है कि वो बच्चों को कनाडा भेज देगी, जिससे किसी को उनके बारे में पता नहीं चलेगा। आगे हम देखते हैं उस कर्ल मार्क्स वाले लाइव स्ट्रीमर को, जो सबको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ब्रॉडकास्ट की खबर देता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि वो भविष्यवाणी किसे मिली है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि डिटेक्टिव जिन का साथी, जो एरोहेड का सपोर्टर होता है, वो अपने कंप्यूटर से उस लाइव स्ट्रीम में पार्क जुंजा की इंफॉर्मेशन दे देता है। ये बात मिन हाइजिन को पता लग जाती है, वो तुरंत डिटेक्टिव जिन को मैसेज करती है और उसे एयरपोर्ट आने कहती है। तभी मिन हाइजिन पार्क जुंजा के घर पहुंच के बच्चों और पार्क जुंजा को एयरपोर्ट ले जाती है, क्योंकि अब उन सब की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई थी, जिससे उन्हें खतरा हो सकता था, इसलिए वो तुरंत घर से निकलते हैं। दूसरी तरफ वो स्ट्रीमर एरोहेड और लोगों को पार्क जुंजा को ढूंढने कहता है। तभी हम देखते हैं कि जब मिन हाइजिन की कार सिग्नल पर रुकती है, तब हमें एरोहेड वालों का नेटवर्क दिखता है, क्योंकि कार सिग्नल पर रुकने पर कई सारे लोग उनके कार की तरफ देखने लगते हैं, जिसमें पार्क जुंजा और बच्चे होते हैं। वहाँ से जल्दी निकलकर मिन हाइजिन एयरपोर्ट पर पहुंचकर बच्चों को वहाँ से भगा देती है, जिससे अब बच्चे सेफ थे। एयरपोर्ट पर डिटेक्टिव जिन भी पहुंच जाता है, जिससे पार्क जुंजा भी अब सेफ थी। दूसरी तरफ हम हुईजोंग को यॉन्ग जुनसू के साथ देखते हैं, जो उसे बताती है कि उसके मॉम की हत्या उसके गलती के वजह से हुई, जहाँ वो उसे सारी कहानी बताती है, जहाँ हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जिन के पत्नी की मौत कैसे हुई। हुईजोंग बताती है कि जब वो छोटी थी, उसके मॉम ने उसके पापा को कपड़े देने भेजा होता है, जहाँ जाते वक्त उसे एक टेडी दिख जाता है, जहाँ वो कपड़े देना भूलकर वापस घर आ जाती है, जिसके चलते उसकी मॉम खुद वो कपड़े देने चली जाती है, जहाँ पहुंचने के बाद एक नशे में धुत इंसान ने उसके मॉम को मार दिया था। हाईजियोंग काफी रोने लगती है, फिर यॉन्ग जुनसू से समझाता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस हत्यारे की थी, जहाँ से फिर वो हाईजियोंग को कार में बिठाकर उस हत्यारे को ढूंढ लेता है और हाईजियोंग को उकसाता है कि यही तुम्हारे मॉम का कातिल है। जहाँ गुस्सा होकर वो उसे बेहोश करके एक सीक्रेट जगह ले जाते हैं, जहाँ यॉन्ग जुनसू उसे उस कातिल को जलाने को कहता है ताकि उसका बदला वो ले सके। फिर हाईजियोंग उस इंसान को जला देती है और हंसने लगती है। आगे उस इंसान की बॉडी वो एक सुनसान जगह फेंक देते हैं, जिसका पता मीडिया को लग जाता है, जहाँ मीडिया काफी भीड़ कर देती है। ये खबर टीवी पर आ जाती है, जहाँ पुलिस स्टेशन में चीफ डिटेक्टिव जिन को वो खबर दिखाता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव जिन काफी शॉक हो जाता है, जहाँ उनका चीफ उससे पूछता है कि क्या उस इंसान को उसने मारा। तब डिटेक्टिव जिन उसे बताता है कि वो कल रात एयरपोर्ट पर था, क्योंकि पार्क जुंजा और उसके फैमिली की इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। आगे वो स्कल मास्क वाला इंसान पार्क जुंजा के खिलाफ भड़काऊ बातें करता है और उसे अपने पाप कबूल करने कहता है, जिसके वजह से लोग पार्क जुंजा के घर के बाहर उसे पापी कहकर नारे लगाते हैं, जहाँ अंदर न्यू ट्रुथ वाले उसके घर के सामान हटवा रहे होते हैं, जहाँ मिन हाइजिन भी होती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव जिन अपनी बेटी हाईजियोंग को कॉल करता है,
जिसका कॉल नहीं लगता। तभी अचानक पुलिस स्टेशन में एरोहेड वाले अटैक कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि पुलिस ईश्वर के काम में दखल दे रही है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ ही समय बचा था जहां पूरा सेटअप रेडी हो गया था। मीडिया वाले भी ब्रॉडकास्ट को शूट करने पहुंच गए थे और वहां कुछ वीआईपीज भी आते हैं जिन्होंने उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के लिए पैसे दिए होते हैं। आगे मिन हाइजिन का साथी उसे एक पार्सल देता है जिसे पास्टर किम जोंग चिल ने भेजा होता है। तभी डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम होने के चलते मिन हाइजिन उसे नहीं देख पाती। फाइनली 3 बज जाते हैं जहां पार्क जुंजा को एक चेयर पर बिठाया जाता है। डिटेक्टिव जिन भी अपने टीम के साथ वहां पहुंच जाता है जिनका प्लान उन नर्क के जल्लादों को मारने का होता है। डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होने में कुछ ही सेकंड्स होते हैं। पार्क जुंजा काफी डर जाती है और रोने लगती है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं कि काउंटडाउन शुरू होता है जहाँ सभी को कुछ हलचल नहीं दिखती, लेकिन थोड़ी देर बाद होते ही नर्क के वो जल्लाद आके पार्क जुंजा को बुरी तरह से मार देते हैं जहाँ उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पूरा शहर देख रहा था। डिटेक्टिव जिन ये देखकर उन जल्लादों पर गोली चलाता है। वो उसे भी वहाँ वॉल पर फेंक देते हैं जिससे डिटेक्टिव जिन बेहोश हो जाता है। आखिर में वो जल्लाद वहाँ से निकल जाते हैं और सभी लोग ईश्वर के सामने झुक जाते हैं क्योंकि अब सभी को ये बात सच लगने लग गई थी। जहाँ मिन हाइजिन ये देखकर काफी शॉक हो जाती है। अगले दिन हम हॉस्पिटल में डिटेक्टिव जिन को देखते हैं जिसे होश आ जाता है। डिटेक्टिव जिन पुलिस स्टेशन जाने निकलता है तब वो देखता है कि शहर पूरा सुनसान हो गया है और पुलिस स्टेशन में भी कोई नहीं होता। दूसरी तरफ एक न्यूज चैनल योंग जुनसू का इंटरव्यू लेते हैं जहाँ वो बताता है कि लोग को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग पाप करते हैं भविष्यवाणी उनकी होती है और इस डर से काम न करना ये कोई हल नहीं है। जहाँ रिपोर्टर उसे पार्क जुंजा के पापों के बारे में पूछती है जहाँ वो बताता है कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जो गवाह थे उन्हें देश से भगाया गया है और जिन्होंने उनकी मदद की है उनकी पहचान हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जिन को कुछ फाइल्स मिलती है जिसमें उसकी बेटी हाईजियोंग उस कातिल को घसीटते हुए नजर आती है। डिटेक्टिव जिन भी वो इंटरव्यू देख रहा होता है। वो देखता है कि हाईजियोंग के कपड़े योंग जुनसू के पास थे जिसे देख वो काफी शॉक हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि योंग जुनसू उसे और हाईजियोंग को फंसा रहा है। दूसरी तरफ वो स्कल मास्क वाला इंसान एक्टिव हो जाता है जो मिन हाइजिन और डिटेक्टिव जिन को एक्सपोज कर देता है। वो लाइव स्ट्रीम में लोगों को उनके बारे में भड़काने लगता है कि डिटेक्टिव जिन ने ईश्वर के काम में दखल दी और मिन हाइजिन और उसका साथी ईश्वर के सामने झुके नहीं, जिससे एरर्ड वाले अब ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ये बात मिन हाइजिन को पता लगते ही वो घबरा कर देश छोड़ने का फैसला करती है। तभी अचानक उसका ध्यान उस पार्सल पर जाता है जिसे उसके साथी ने दिया था। मिन हाइजिन उस पार्सल को खोलती है जिसमें एक मैगजीन होती है। उस मैगजीन में योंग जुनसू का पुराना इंटरव्यू छपा होता है जिसमें उसने उसके हुए भविष्यवाणी को बताया था। मिन हाइजिन को अब ये बात पता चल गई थी, इसलिए वो उस मैगजीन राइटर का नाम और पता देख लेती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जिन योंग जुनसू के घर पहुंचता है जहाँ लोग उसे अंदर जाने नहीं देते। फिर भी डिटेक्टिव जिन दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और अपने बेटी के कपड़ों को वहाँ ढूंढने लगता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी बाहर आते ही लोग उसे पापी कहकर बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी योंग जुनसू उसे कॉल करके लोगों की तरफ मोबाइल करने कहता है जो लोगों से डिटेक्टिव जिन को वहाँ से जाने देने बोलता है। योंग जुनसू फिर डिटेक्टिव जिन से कहता है कि हाईजियोंग को जिंदा देखना चाहते हो तो मैंने बताए एड्रेस पर आ जाना। फिर योंग जुनसू उसे एड्रेस भेजता है जहाँ से डिटेक्टिव जिन वहाँ जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ मिन हाइजिन अपने मॉम को लेकर घर से निकलती है क्योंकि अब उन पे एरर्ड वालों का खतरा होता है। जहाँ से मिन हाइजिन अपने ऑफिस पहुंचती है। वो देखती है कि एरर्ड वालों ने पहले से ही ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी होती है। तभी उसे उसके साथी का कॉल आता है जिसे एरर्ड वालों ने बुरी तरह से मारा होता है। वो मिन हाइजिन को शहर छोड़ के भागने कहता है क्योंकि एरर्ड वाले उनके पीछे लगे हुए थे। तभी मिन हाइजिन को याद आता है कि उसकी मॉम अकेली पार्किंग में है। तभी हम देखते हैं कि एरर्ड वाले पहले से ही वहां पहुंचकर मिन हाइजिन के मॉम को मारने लगते हैं। मिन हाइजिन उसे बचाने जाती है पर एरर्ड वाले उसे भी बुरी तरह से मारते हैं। इन चक्कर में मिन हाइजिन के मॉम को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है जहाँ से वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ लोग मिन हाइजिन को घूरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिन हाइजिन को पता चल जाता है कि उसके मॉम ने पहले से ही दम तोड़ दिया है, जहाँ से वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव जिन योंग जुनसू के दिए एड्रेस पर पहुंचता है जो एक सुनसान पड़ी बिल्डिंग होती है जहाँ योंग जुनसू डिटेक्टिव को अपनी सच्चाई बताता है कि उसकी 20 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी जहाँ उसे बताया गया कि वो 20 साल बाद मारा जाएगा और उसका नरक जाना तय है। फिर तब से वो 20 साल तक उसी खौफ में जी रहा है जिसने कभी कोई पाप किया भी नहीं था। योंग जुनसू कहता है कि इसी बात को छिपाने और लोगों को एक अच्छाई के रास्ते लाने के लिए उसने न्यू ट्रूथ की स्थापना
कल्पना की जिससे लोग कभी पाप न करे और लोगों को ये बताया कि पाप करने पर ही उसकी भविष्यवाणी होती है। फिर वो बताता है कि उसकी भविष्यवाणी आज सच होगी जिसका थोड़ी देर में डिमोन्स्ट्रेशन होने वाला होता है। ये बात सुनकर डिटेक्टिव जिन काफी शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों फंसाया। जहाँ योंग जुनसू उसे कहता है कि उसे उसका सीक्रेट ही रखना था। जहाँ फिर योंग जुनसू डिटेक्टिव जिन को दो ऑप्शन देता है कि या तो वो उसका सीक्रेट किसी को ना बताए जिससे उसकी बेटी सही सलामत वापस मिल जाएगी, और दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर उसने ये बात लोगों तक पहुंचाई तो योंग जुनसू उसके बेटी ने कैसे कातिल को मारा ये वीडियो फुटेज पब्लिक में फैला देगा। योंग जुनसू को डर था कि अगर लोगों को उसकी सच्चाई पता चल गई तो लोग उस पे विश्वास करना बंद कर देंगे। दूसरी तरफ मिन आइजिन उस मैगजीन लिखने वाले पास्टर किम जोंग चिल के पास पहुंचती है। मिन आइजिन उसे योंग जुनसू के पुराने उसने बताए भविष्यवाणी के ऑडियो को प्ले करने बोलती है जहाँ योंग जुनसू अपने भविष्यवाणी को बता रहा था। मिन आइजिन पास्टर किम से उस ऑडियो की कॉपी मांगती है जहाँ वो उसे डिलीट कर देता है और उससे कहता है कि चेयरमैन योंग जुनसू उसके पास आया था जिसने उसे ऑफर दी कि उसे उस इंटरव्यू के बारे में अपना मुंह बंद रखना होगा और बदले में वो उसे न्यू ट्रूथ का चेयरमैन बना देगा। फिर पास्टर किम मिन आइजिन को बताता है कि योंग जुनसू ने उसे साबित करने के लिए तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है। जहाँ से मिन आइजिन भागने लगती है तभी वो बाहर जाकर देखती है कि एरोहेड वाले बाहर उसे मारने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पास्टर किम ने पहले से ही एरोहेड को खबर दी होती है। फिर मिन आइजिन को एरोहेड वाले बुरी तरह से मारते हैं और पत्थरों में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ योंग जुनसू के डिमोन्स्ट्रेशन का टाइम हो जाता है जहाँ वो डिटेक्टिव से कहता है कि अगर तुमने चुप रहने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी राख को पानी में बहा देना। जहाँ फिर थोड़ी देर होते ही नर्क के वो जल्लाद आके योंग जुनसू को मार देते हैं। डिटेक्टिव जिन फिर अपने घर पहुंचकर अपने बेटी से मिलता है और काफी रोने लगता है। एंड में हम देखते हैं कि न्यू ट्रूथ आगे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें डायरेक्टली 4 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ न्यू ट्रूथ का एक एड प्ले होता है जिसमें लोगों को पार्क जुंजा के डिमोन्स्ट्रेशन को दिखाया जाता है और न्यू ट्रूथ वालों ने मरे हुए लोग की जगह को एक म्यूजियम में बदल दिया था। हम उस एड में पास्टर किम को भी देखते हैं जो अब न्यू ट्रूथ का नया चेयरमैन था जो लोगों को कोई भी पाप न करने की चेतावनी दे रहा होता है। उस एड में हम लोगों के पाप कबूल करने के कुछ वीडियोस दिखाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस एड को एनटीपीसी नाम के ब्रॉडकास्ट कंपनी ने बनाया होता है जहां न्यू ट्रूथ के मेंबर आए होते हैं जिनमें से यूजी नाम का इंसान उस एड में चेंजेस करने बोलता है। उस ब्रॉडकास्ट कंपनी में हम प्रोड्यूसर बे योंग जे और जुन वॉन को देखते हैं जहां प्रोड्यूसर योंग जे एडिट करने के चलते गुस्सा हो जाता है जिसे न्यू ट्रूथ वालों से काफी नफरत होती है। उसे लगता है कि न्यू ट्रूथ वाले लोगों को फंसा रहे हैं और उनके साथ धोखा कर रहे हैं। यूजी और उसके बाकी साथी एड में चेंजेस देकर वहां से चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि प्रोड्यूसर योंगजे को बच्चा हुआ था जिसे देखने उसे हॉस्पिटल जाना होता है जो अब चेंजेस के चलते जा नहीं पाता और उसका साथी प्रोड्यूसर जुन वॉन काफी परेशान नजर आता है। आगे प्रोड्यूसर योंगजे को उसके वाइफ का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि वो हॉस्पिटल कब आ रहा है जहाँ वो उसे कहता है कि उसे चेंजेस के चलते वो नहीं आ सकता। तभी उसकी वाइफ उसे कहती है कि वो उसे उसके बच्चे का वीडियो बना के भेजेगी। प्रोड्यूसर योंगजे फिर एडिटिंग रूम में आकर अपने साथी को चेंजेस करने कहता है जहाँ वो एक प्रोफेसर के इंटरव्यू को देखता है जिसका नाम योंग जुन था जो न्यू ट्रूथ वालों को झूठा साबित कर रहा था। योंगजे फिर फाइल्स लेने अपने साथी जुन वॉन को ढूंढने जाता है जहाँ उसके डेस्क पर उसे एक सुडो लोन कंपनी का कार्ड मिलता है जिसके पीछे योंग पियोंग फिशिंग स्पॉट का एड्रेस होता है। तभी वहाँ जुन वॉन आके उससे वो कार्ड छीन लेता है और योंगजे को बोलता है कि तुम उस एड के चेंजेस को देख लो, मुझे अपने वाइफ से मिलने जाना है। जुन वॉन उस वक्त भी काफी परेशान नजर आता है। दूसरी तरफ योंगजे की वाइफ अपने बच्चे से मिलने जाती है जहाँ वो चिपके से अपने साथ मोबाइल ले आती है। योंगजे की वाइफ अपने बच्चे का वीडियो निकालती है कि तभी वहाँ एंजल आके उस न्यूबॉर्न बेबी की भविष्यवाणी बताता है। ये सब देख योंगजे के वाइफ को काफी झटका लगता है जो वो सब वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। आगे योंगजे सभी काम निपटा कर अपने वाइफ से मिलने हॉस्पिटल की तरफ निकलता है जो अपने वाइफ को कॉल करता है पर वो रिसीव नहीं करती। तभी योंगजे को जुन की वाइफ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि जुनवॉन कल रात से गायब है जिसका वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। वो फिर योंगजे को उसे कॉल करने कहती है। योंगजे को फिर यहाँ याद आता है कि उसने एक लोन कंपनी के कार्ड पर एक एड्रेस देखा था। वो उस एड्रेस पर जुनवॉन को ढूंढने चला जाता है यानी कि उस फिशिंग पॉइंट पर। रास्ते में जाते वक्त एरोहेड वाले योंगजे से पूछताछ करने लगते हैं, बाद में उसे वो छोड़कर जाने कहते हैं। उस फिशिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद योंगजे जुनवॉन को ढूंढने लगता है।
जुनवॉन जब योंगजे को मिलता है तब जुनवॉन पानी में भागने लगता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ और मुझसे दूर रहो, क्योंकि उसे भी नोटिस मिली थी कि वो आज मरने वाला है। जहाँ हमें समझता है कि वो लोन कंपनी से लोन लेना और लोन के चलते गायब हो जाना ये सब एक नाटक होता है। जुनवॉन चाहता था कि उसकी मौत अकेले में हो ताकि लोग ये बात ना समझे कि उसे नोटिस मिली थी, जिसकी वजह से फिर लोग उसके फैमिली को पापी ठहराते और उन्हें परेशान करते। खैर इसलिए उसने सूडो नाम के कंपनी को ये काम दिया होता है जो लोग नोटिस मिले इंसान के सारे सबूत और उसकी फेक स्टोरी बताकर उस बात को दबाने का काम करते हैं। कुछ समय बाद ही नर्क के वो जल्लाद आके जुनवॉन को मार देते हैं, जहाँ योंगजे ये सब अपने आंखों से देख रहा होता है। जुनवॉन के मरने के तुरंत बाद ही सूडो कंपनी के लोग सारे सबूत वहां से मिटाते हैं और योंगजे को बाहर निकालते हैं, जो काफी रोने लगता है, जो उनसे पूछता है कि वो लोग है कौन। दूसरी तरफ योंगजे की वाइफ काफी रो रही होती है, जो न्यू ट्रूथ का ऐप खोलकर नवजात शिशु के पाप के बारे में उनके ऐप में सर्च करती है, जिसे वहाँ कोई जवाब नहीं मिल पाता। वहाँ जब योंगजे प्रोफेसर योंगजुन को देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है, जिसका इंटरव्यू उसने देखा होता है, जो सीक्रेटली ये काम कर रहा था। जहाँ हम देखते हैं कि उस कंपनी को और कोई नहीं मिन हाइजिन चला रही होती है, जिसे योंगजे देख लेता है। एपिसोड 3 में मिन हाइजिन को एरर वालों ने मारने के बाद फेंक दिया था, जहाँ से वो जिंदा बच गई थी। तब से वो भी सीक्रेटली लोगों को न्यू ट्रूथ वालों से बचाने का काम कर रही होती है। प्रोफेसर योंगजुन योंगजे को जो कुछ देखा उसे भूल जाने कहता है, नहीं तो वो फंस जाएगा। इतना कहकर योंगजे को बेहोश कर दिया जाता है और लास्ट में सभी वहां से निकल जाते हैं। पर हम देखते हैं कि वहां सूडो कंपनी का वो कार्ड वहीं पर रह जाता है। अगले दिन सुबह योंगजे को होश आता है, वो तुरंत अपनी वाइफ से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। तभी उसकी वाइफ उसे वो वीडियो दिखाती है और काफी रोने लगती है। योंगजे वो वीडियो देखता है, जिसे भी काफी झटका लगता है। दूसरी तरफ न्यू ट्रूथ वाले और पुलिस की टीम को रात में हुए डिमॉन्स्ट्रेशन का पता चल जाता है, जो उस फिशिंग पॉइंट पे छानबीन करते हैं, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। तभी यूजी का ध्यान सूडो कंपनी के कार्ड पर जाता है, जो उसका फोटो निकाल लेता है। हॉस्पिटल में योंगजे की वाइफ उसे बताती है उसने बहुत सर्च किया कि आखिर क्यों नए जन्मे बच्चे को नर्क भेजा जा सकता है, जहाँ वो कहती है कि क्या मैंने कोई पाप किया है जो उसकी सजा उनके बच्चों को मिली है। योंगजे फिर अपने बच्चे को देखने चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी को उसके साथी एक भविष्यवाणी हुए इंसान का नाम बताती है, जो उन्हें मिल जाता है, जिसका नाम योंग सियोक होता है। यूजी फिर अपनी पूरी टीम लेकर योंग सियोक के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ योंगजे अपने बच्चे को लेकर परेशान होता है, जो कंप्यूटर पे सूडो कंपनी के बारे में सर्च करता है और प्रोफेसर योंगजुन की इंफॉर्मेशन निकालकर उसे मिलने चला जाता है। यूजी अपनी टीम के साथ उस इंसान के पास पहुंचता है, जहां वो वही सूडो कंपनी का कार्ड देखता है, जिसे वो पूछता है कि ये कार्ड उसे कहां मिला। तो योंग सियोक को भी नोटिस मिली थी, इसलिए सूडो कंपनी वाले उसकी मदद करने के लिए उससे पहले से मिल आए होते हैं। डर के मारे वो इंसान सूडो कंपनी की सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। यूजी और उसकी टीम फिर उस इंसान का डिमॉन्स्ट्रेशन अपने हेडक्वार्टर ले जाके लाइव ब्रॉडकास्ट करने का फैसला करते हैं। फिर योंग सियोक को हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां उसका डिमॉन्स्ट्रेशन होने वाला था। पास्टर किम उस इंसान को बोलता है कि तुमने पाप करके भी अपने पाप कबूल नहीं किए, जहां अब तुम्हें अपने फैमिली के सामने सजा मिल रही है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ नर्क के वो जल्लाद आके उस इंसान को मार देते हैं, जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। यूजी फिर पास्टर किम को एक अर्जेंट कमेटी मीटिंग बुलाने कहता है, जहां वो योंग सियोक का वीडियो और वो कार्ड दिखाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि सूडो नाम की कंपनी भविष्यवाणी हुए लोग के पास जाकर उनसे पहले ही उसकी आइडेंटिटी छिपा देते हैं। पास्टर किम फिर यूजी को उन सभी को पकड़ने के ऑर्डर देता है, जहां यूजी अपने साथी से एरोहेड वालों को कांटेक्ट करके सूडो कंपनी के मेंबर्स को ढूंढने कहता है। दूसरी तरफ योंगजे प्रोफेसर योंगजुन से मिलता है, जहां वो उसे वो वीडियो दिखाता है। वीडियो देख के प्रोफेसर और उसकी टीम को ये काफी शॉकिंग बात होती है। प्रोफेसर फिर योंगजे को डायरेक्टली मिन हाइजिन के पास ले जाता है, जहां योंगजे उसे भी वो वीडियो दिखाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि नोटिस मिलने वाला हर कोई पापी नहीं होता, वो नोटिस किसे भी मिल सकती है। मिन हाइजिन फिर योंगजे से उस वीडियो को और उनके बच्चे के डिमॉन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन मांगती है, जिससे ये बात लोगों तक पहुंच सके कि न्यू ट्रूथ वाले लोगों को फंसा रहे हैं। नोटिस किसी भी इंसान को मिल सकती है, जरूरी नहीं कि वो पापी ही हो। योंगजे जहां सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है। उसी बीच जाते वक्त प्रोफेसर योंगजे को बताता है कि उसके बेटी को भी नोटिस मिली थी, जिसने कभी कोई पाप किया ही नहीं था। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जब प्रोफेसर और उसकी बेटी बीच पर अपने कार से जा रहे होते हैं, जहां रास्ते में उसके बेटी की भविष्यवाणी होती है कि वो 10 सेकंड में मरने वाली है। ये सुनकर वो हड़बड़ा जाते हैं
जिसके चलते उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ फिर नर्क के जल्लाद आके प्रोफेसर के बेटी को मार देते हैं। अब ये कहानी सुनकर योंगजे काफी टेंशन में आ जाता है और अपने घर चला जाता है। आगे एरोड वाले सूडो कंपनी के एक मेंबर को पकड़ लेते हैं, जहां उसे वो टॉर्चर करके उससे पता लगवा लेते हैं कि सूडो कंपनी की लीडर मीना आइजिन है, और वो प्रोफेसर को भी एक्सपोज कर देता है। एरोड वाले फिर प्रोफेसर को ढूंढ के उसकी कार को उड़ा देते हैं। फिर एरोड वाले प्रोफेसर की कार से जीपीएस लोकेशन निकलवा लेते हैं, जिससे उन्हें मीना आइजिन के छिपे अड्डे का पता लग जाता है। फिर प्रोफेसर और उसके मेंबर को एरोड वाले ले जाकर जिंदा जला देते हैं, जिसके बाद एरोड वाले मीना आइजिन को पकड़ने जाते हैं, जहां वो देख लेती है कि एरोड वाले वहां आ रहे हैं। मीना आइजिन वहां से भागने लगती है, जहां बीच में यूजी उसे पकड़ लेता है, पर थोड़ी हाथापाई होने के बाद मीना आइजिन वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन सुबह एरोड वाले प्रोफेसर और उसके साथी की जली हुई बॉडी शहर के बीचों बीच लटकवा देते हैं, जहां बोर्ड पर लिखा होता है कि ये दोनों पापी थे, जिस घटना को न्यूज वाले टीवी पर दिखा रहे होते हैं। योंगजे इस न्यूज को देख रहा होता है, जो तुरंत अपने वाइफ को कॉल करता है कि वो उनके बच्चे को मिले नोटिस के बारे में किसी को ना बताए, पर उसकी वाइफ कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो पहले से ही न्यू ट्रुथ के ऑफिस पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं कि योंगजे के वाइफ को लगता है कि न्यू ट्रुथ वाले ही उसके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, पर ये योंगजे के वाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। उसकी वाइफ उसे मैसेज करती है कि वो न्यू ट्रुथ वालों के पास आई हुई है, जिसे उसके बच्चे के मिले नोटिस के बारे में जानना होता है। योंगजे को जब ये पता चलता है, वो तुरंत वहां से न्यू ट्रुथ के ऑफिस जाने निकलता है। योंगजे मीना आइजिन को कांटेक्ट करता है और उसे भी ये बात बताता है। वहाँ न्यू ट्रुथ के ऑफिस में योंगजे की वाइफ उन्हें वो भविष्यवाणी हुए वीडियो को दिखाती है, जो देखकर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि न्यू ट्रुथ वालों ने लोगों को ये बात बताई होती है कि नोटिस सिर्फ पाप करने वाले इंसान को मिलती है, जहां अब वो देख रहे थे कि ये नोटिस एक नए जन्मे बच्चे को मिली है, जिसे उनका पर्दाफाश हो सकता था। यूजी फिर अपने साथी से योंगजे के वाइफ पर नजर रखने बोलता है और उसे वहां से कहीं जाने देने को नहीं कहता। आगे हम देखते हैं कि न्यू ट्रुथ की एक मेंबर आके योंगजे के वाइफ से उनके बच्चे को छीनने की कोशिश करती है, जहां वो बात उन्हें लोगों से छिपानी थी, पर योंगजे और मीना आइजिन की टीम वहां पहुंचकर न्यू ट्रुथ वालों का ध्यान भटकाते हैं, जहां से वो योंगजे की वाइफ और बच्चे को वहां से निकाल लेते हैं। वहां से फिर वो सारे शहर छोड़ देते हैं ताकि न्यू ट्रुथ वाले उन तक ना पहुंच सके। मीना आइजिन फिर उन सबको एक इंसान के पास ले जाती है, जिसे भी नोटिस मिली थी, जो कभी एरोहेड और न्यू ट्रुथ का मेंबर था, लेकिन नोटिस मिलने के चलते उन पर से उसका भरोसा उड़ गया था। और ये इंसान और कोई नहीं, स्कल मास्क वाला वो लाइव स्ट्रीमर होता है, जिसे मीना आइजिन ने ढूंढ लिया था। आगे योंगजे और उसकी वाइफ लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए एग्री हो जाते हैं, जहाँ फिर वो स्ट्रीमर अपने चैनल पर वो लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करता है। मीना आइजिन फिर उस लाइव स्ट्रीम में बच्चे को मिले नोटिस के वीडियो को दिखाती है और न्यू ट्रुथ वालों को झूठ साबित करती है। मीना आइजिन फिर बच्चे के डिमॉन्स्ट्रेशन को भी दिखाने का वादा लोगों से करती है। खैर ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था, जिसे न्यू ट्रुथ वाले भी देख रहे थे, जिन्हें अब मीना आइजिन और योंगजे के फैमिली के छिपे अड्डे का पता लगवाना था। तभी हम देखते हैं कि वो लाइव स्ट्रीमर पास्टर किम को कॉल करके बताता है कि योंगजे और मीना आइजिन उसके घर छिपे हैं, और वो ये भी बताता है कि बच्चे को नोटिस मिली है, जहां उसे भी नोटिस मिलने के चलते उसका डिमॉन्स्ट्रेशन बच्चे के डिमॉन्स्ट्रेशन के 5 मिनट बाद है, जहां उस बात का फायदा उठाकर पास्टर किम उसे अपने जाल में फंसाता है। वो लाइव स्ट्रीमर से कहता है कि ईश्वर ने उनकी गलती छिपाने के लिए तुम्हें भेजा है, जहां ईश्वर ने गलती से बच्चे को नोटिस दे दी, जहां अब तुम्हें उनकी गलती छिपानी है, जहां उनकी गलती छिपाने के लिए तुम्हें नोटिस मिली है। वो उसे मसीहा कहता है, जिससे उस लाइव स्ट्रीमर को पास्टर की सारी बातें सच लगने लगती है। फिर पास्टर उसे उसके लोकेशन के बारे में पूछता है, जहां वो लाइव स्ट्रीमर उसे बताता है कि ये काम ईश्वर ने उसे दिया है, तो वो उसे लोकेशन नहीं बताएगा, क्योंकि नहीं तो सारा क्रेडिट न्यू ट्रुथ वाले ले लेंगे। जहां पास्टर काफी गुस्सा हो जाता है, पर वो लाइव स्ट्रीमर उसे बताता है कि वो उसे एक हिंट जरूर दे सकता है, और वो कॉल काट देता है। हिंट देने के लिए वो लाइव स्ट्रीमर अपना मोबाइल मार्केट में फेंक देता है, जहां यूजी और उसकी टीम उस लाइव स्ट्रीमर के मोबाइल को ट्रेस करके उस एरिया का पता लगवा लेते हैं, पर उन्हें अब भी बच्चे और योंगजे के फैमिली का पता लग नहीं पा रहा था। यूजी फिर अपने साथ पुलिस वालों को भी उसे ढूंढने कहता है, जहां पुलिस वाले भी उनकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ वो लाइव स्ट्रीमर मीना आइजिन के मेंबर और योंगजे पर अटैक कर देता है, ताकि वो बच्चे को खुद मार के ईश्वर का काम पूरा कर सके, जैसे पास्टर ने उसे बताया होता है। आगे वो लाइव स्ट्रीमर जाके घर में बच्चे पर अटैक करने जाता है कि तभी मीना आइजिन वहां
आके उसे रोक देती है। उस लाइव स्ट्रीमर और मीन आइजिन में काफी हाथापाई होती है। उसी बीच योंगजे की वाइफ बाहर भागने लगती है और लोगों को बताती है कि कैसे उसके बच्चे को नोटिस मिली, जिसका तो अभी अभी जन्म हुआ है और एक बच्चा क्या पाप कर सकता है। तो रोते हुए वो अपने बच्चे को बिल्डिंग के बीचों बीच रख देती है, जिसके बाद थोड़ी देर होते ही वो नर्क के जल्लाद वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख योंगजे की वाइफ बच्चे को बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगती है। उसी बीच योंगजे भी वहां आ जाता है, जो जल्लादों पे अटैक करने लगता है। कई कोशिशों के बाद योंगजे और उसकी वाइफ बच्चे को अपने बीच छिपा लेते हैं, जहाँ वो जल्लाद बच्चे को जला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये इंसिडेंट लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और कुछ लोग उसका लाइव भी कर रहे थे। तभी अचानक सभी को झटका लगता है, क्योंकि बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं था, पर योंगजे और उसकी वाइफ मारे जाते हैं। तभी काम पूरा करने के लिए वो लाइव स्ट्रीमर बच्चे को मारने जाता है कि तभी मीन आइजिन उसे रोक लेती है। जहाँ अब लाइव स्ट्रीमर के भी डिमोन्स्ट्रेशन का टाइम हो जाता है, जहाँ वो नर्क के जल्लाद आके उसे भी मार देते हैं। अब ये सारी घटना लोग अपने मोबाइल से लाइव कर रहे थे, जिसे न्यू ट्रुथ वाले देख लेते हैं और उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां अब लोगों का न्यू ट्रुथ पर से भरोसा उठने लगता है। एक बूढ़ा आदमी यूजी से कहता है कि तुम घटिया लोग हो जो लोगों को झूठ बोलकर फंसा रहे हो। यूजी गुस्सा होकर वहां उस बूढ़े आदमी को पीट देता है। जहां पुलिस ये सब देख रहे थे, वो भी न्यू ट्रुथ के खिलाफ हो जाते हैं और वो यूजी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वहां से मीन आइजिन बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है, जो एक टैक्सी में बैठकर वहां से दूर चली जाती है, जहां टैक्सी ड्राइवर उसकी शहर से बाहर निकलने में मदद करता है। हम व्यूअर्स यहाँ देखते हैं कि लोगों का अब न्यू ट्रुथ से भरोसा पूरी तरह से उठ गया था। तभी हमें एट द एंड पार्क जुंजा के हुए डिमोन्स्ट्रेशन की जगह को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बॉडी अचानक हिलने लगती है और वो रिफॉर्म होने लगती है, जहाँ पार्क जुंजा जिंदा हो जाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हेलबाउंड का सीजन 2 जरूर आ सकता है। तो यहाँ एपिसोड 6 के साथ सीजन 1 भी एंड हो जाता है। तो ये था हेलबाउंड सीरीज का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।